Learn, build, dominate tech. Hello everyone, so this is Hasnan. So this is the lecture 7 of our database management series. So आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा. सो रिलेशनल अलजेब्रा क्या होती है, किस तरीके से हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा, कौन कौन से सिंबल्स हैं, कौन कौन से हमारे पास ड्राइव सिंबल्स होते हैं, कौन से बेसिक हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो हमारे पास एसक्यूएल की क्यूरी लिखने में हमारे पास हेल्प करते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन देख रहे थे रिलेशनल अलजेब्रा की. सो रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज यूज इन डीबीएमएस. सो ये क्या है, एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है यूज इन डीबीएमएस टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा फ्रॉम रिलेशनल टेबल्स. सो देखें, हमारे पास जो रिलेशनल अलजेब्रा की जो लैंग्वेज है, ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, वो आई कैसे. हम तो अभी जो लैब के अंदर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट के ऊपर जो हम क्वेरीज वगैरह लिखते हैं वो हम एसक्यूएल के अंदर लिख रहे हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. मगर स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज से पहले जो लैंग्वेज हमारे पास थी वो हमारे पास थी प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम यूज़ करते थे उसके अंदर हम रिलेशनल अलजेब्रा का. ठीक है, तो मतलब वो हमारे सिस्टम्स में एग्जीक्यूट नहीं होती थी मगर इन अ थ्योरेटिकल वे हम उसको यूज़ करते थे. ठीक है, तो अगर हमारे पास जब डीबीएमएस में जब हमारे पास एसक्यूएल नहीं थी तो अलजेब्रा को हम कैसे यूज़ करते थे, रिलेशनल अलजेब्रा को, आज उस के बारे में बात करेंगे अपनी कंप्लीट वीडियो के अंदर. सो रिलेशन अलजेब्रा को किस तरीके से यूज़ करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है. देखिए, रिलेशन जो अलजेब्रा है वो हमारे पास टेबल्स पे काम करती है. ठीक है, हम इनपुट्स में टेबल देते हैं और आउटपुट में हमारे पास टेबल्स आते हैं. तो पेपर में भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि सबसे पहले आपके पास एक टेबल बना होगा. ठीक है, कुछ उसके अंदर कॉलम्स होंगे, कुछ रॉज होंगी, और नीचे इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट लिखी होगी कि यू हैव टू लाइक परफॉर्म यूनियन बिटवीन S1 एंड S2. ठीक है, तो यूनियन का सिंबल लिखा होगा या यूनियन लिखा होगा सिंपल, और आपको इन दोनों के बीच में यूनियन करवाना है. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखी होगी और ऊपर कॉलम्स बने होंगे और रॉज बनी होंगी, मतलब टेबल्स गिवन होंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस. ठीक है, तो इन रिलेशन अलजेब्रा को हम यूज़ क्यों करते हैं वो हम बात कर चुके हैं, ताकि हम स्पेसिफिक डेटा को मैनिपुलेट कर सके, एडिशन करवा सके, कंबाइन करवा सके, यूनियन करवा सके या रिट्रीव कर सके इन सिंपल फॉर्म. ठीक है, तो सबसे पहले इसके सिंबल्स की बात कर लेते हैं. सो फंडामेंटल्स और बेसिक ऑपरेशन हमारे पास इसके ये हैं कि हमारे पास सिलेक्शन हम कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं, यूनियन है हमारे पास, सेट डिफरेंस है और कार्टेशियन प्रोडक्ट है. सो जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है उनके अंदर ये सिंबल्स हैं. पेपर में हमें ये सिंबल्स याद रखना है ताकि इन सिंबल्स के थ्रू हम इन चीज़ों को परफॉर्म करवा सकें. तो सिलेक्शन का सिंबल जो है वो हमारे पास है रॉक, एक तरीके से सिग्मा का सिंबल है. ठीक है, और प्रोजेक्शन का जो हमारे पास सिंबल है वो पाई का सिंबल है, एंड यूनियन के लिए यू है, और सेट डिफरेंस के लिए माइनस का सिंबल है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्रॉस का सिंबल है. ठीक है, अब ये हम बात करेंगे इन डिटेल में कि ये हर किसी का क्या क्या काम है. ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके दो टाइप के सिंबल्स आते हैं रिलेशन अलजेब्रा में. पहले फंडामेंटल्स जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, और ड्राइव ऑपरेटर्स जो इनके अंदर से ही हमारे पास ड्राइव्ड हुए हैं. ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है यूनियन के अपोजिट में इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद ज्वाइन का आता है हमारे पास, देन डिवीजन आती है, देन हमारे पास रॉ आता है. ठीक है, सो हमारे पास हम सिलेक्शन को देखते हैं. सबसे पहले हमारा जो बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेटर है दैट इज सिलेक्शन. सो जो हमारे पास फर्स्ट है सिलेक्शन. सो सिलेक्शन में क्या है, सिलेक्शन हमारे पास इस तरीके से यूज होता है कि सिलेक्शन में हम अपनी मर्जी की स्पेसिफिक रॉ को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम उसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं. कैसे, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ भी है सिलेक्शन यूज टू सेलेक्ट रॉज दैट सेटिस्फाई अ कंडीशन. अब इसका सेंटेक्स क्या है, इसका जो हमारे पास इसका अलजेब्रा का जो कोड है, जो रिलेशन अलजेब्रा के अंदर जो क्यूरी लिखते हैं हम, प्रोसीजरल क्यूरी, वो कैसे लिखते हैं, सिग्मा का साइन है. ठीक है, एंड सिग्मा के साइन के बाद हमारे पास हम कंडीशन लिखते हैं. कंडीशन मींस कि कौन सा हमें टेबल का रॉ चाहिए, कौन से टेबल की क्या चीज़ चाहिए, और रिलेशन मींस हमारे टेबल का नाम. ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसके सेंटेक्स के अंदर बताते हैं. ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर आपके सामने एक मूवी का टेबल है. अब इस मूवी के टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स है, मूवी आईडी, टाइटल, जॉनर एंड रेटिंग. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मूवी आईडी के अंदर M1 है, M2 है, M3 है, और टाइटल्स लिए हुए लाइक इंसेप्शन, फ्रोजन और द मैट्रिक्स, और जॉनरा के अंदर हमारे पास साईफाई, किड्स एंड साईफाई वगैरह, और रेटिंग वगैरह मेंशन है. अब फॉर सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर जो सारी की सारी साईफाई मूवीज हैं उनके रॉस को लेके आना है, उनके कॉलम्स को, या कॉलम्स की बात नहीं कर, रॉस की बात कर रहे हैं. कॉलम तो हमारे पास यहाँ पर जॉनरा और टाइटल वगैरह है ना. अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिंपल रॉस की बात कर रहे हैं, बिकॉज सिलेक्शन है ना वो रॉस के ऊपर काम करता है. मैं चाह रहा हूँ हर वो मूवी को लेके आ जाऊँ जिसके अंदर जो जिसकी जो टाइप हो वो साईफाई हो. ठीक है, मतलब साइंस फिक्शन हो. ठीक है, तो साईफाई वाली मूवी आपको यहाँ पर इंसेप्शन दिख रही है और द मैट्रिक्स दिख रही है. तो MID1
और MID3 जो हमारे पास मूवी आईडी है वो हमें निकालनी है। तो किसके लिए हम क्या लिखेंगे, किस तरीके से रिलेशनल अलजेब्रा का कोड होगा? सबसे पहले हम सिग्मा का साइन यूज करेंगे, देन लिखेंगे जॉनरा जो हमारे पास है, ठीक है। जॉनरा के अंदर मैंने इसके बाद बता दिया इज इक्वल्स टू साईफाई, जिसके अंदर साईफाई हमारे पास जॉनरा के अंदर मौजूद है वो वाला आप क्या करो, रॉ लेके आ जाओ, ठीक है। और कहाँ से लेके आ जाओ? मूवी वाले टेबल के अंदर से। ये रिलेशन जो होता है ना, इसमें हम टेबल बताते हैं यार ये मूवी का टेबल है, इसके अंदर से आपने लेके आना। तो वो क्या करेगा, मुझे आउटपुट में लेके आ जाएगा, 2 रॉज लेके आ जाएगा। अच्छा, कॉलम सारे वही आएंगे जो ऊपर हमारे पास मेंशन है, बिकॉज हमने पूरी की पूरी रॉज उठाई है, मगर हमने फिल्टर्ड क्या लगाया कि जॉनरा बेस बताया कि साईफाई वाली आ जा सिर्फ। तो साईफाई वाली मूवी सारी आ जाएंगी हमारे पास। यहाँ पर M1 हमारी आईडी M3 है, इसके अंदर देखें साईफाई वाली पहली आ गई, द इंसेप्शन और द मैट्रिक्स वगैरह आ गई हमारे पास। अब ये हुआ क्या, हमने रॉस को सेलेक्ट किया यूजिंग सिग्मा, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा का सिंबल है, ठीक है, सिग्मा, जिसके थ्रू हम रॉस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जो सिलेक्ट करना है, फॉर सपोज मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ या टाइटल के नाम से सिलेक्ट करूँ, मैं कह रहा हूँ या टाइटल जिसके अंदर मैट्रिक्स है वो वाला कॉलम लेके आ जाओ। तो यहाँ पर लिखा मैंने टाइटल इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो द मैट्रिक्स वाला मेरे पास कॉलम लेके आ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर मिस ने क्या दिया हुआ, हमारे टीचर ने क्या पूछा हुआ, तो उस हिसाब से आपने एग्जाम को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? जैसे हमने बताया सिलेक्शन, सिलेक्शन के अंदर हम रॉस की बात करते हैं, प्रोजेक्शन के अंदर हम कॉलम्स की बात करते हैं, और इसका सिंबल है हमारे पास पाई। क्या है? पाई, ठीक है। तो अब इसका सेंटेक्स क्या है जो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में लिखा जाता है? तो पाई लगाते हैं, देन हम अपने एट्रीब्यूट मींस अपने कॉलम्स का नाम लिखते हैं, कौन कौन से कॉलम हमें रिक्वायर्ड है। देन रिलेशन मींस हमारे टेबल का नाम, कि मूवी का टेबल है तो मूवी के टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स चाहिए वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हो, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो पाई है, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे मेरे टीचर ने कहा कि रिट्रीव ओनली मूवी टाइटल्स एंड रेटिंग। आपने क्या करना है, मूवी टाइटल्स लेके आनी है या रेटिंग लेके आनी है, ठीक है। इन 2 कॉलम्स को पूरे पूरे कॉलम्स को लेके आना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पाई लगाया, उसके बाद मैंने कहा टाइटल और रेटिंग, और कहाँ से लेके आ रहा हूँ, रिलेशन कहाँ से आ रहा है, मूवी के टेबल से आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीजें दोनों हमारे पास पूरा टेबल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, टाइटल और रेटिंग का, और सारी हमारे जो रॉस थी वो रॉस वैसे की वैसी हमारे पास सेम टू सेम आ गई, ठीक है। अच्छा, इसमें वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास प्रोजेक्शन के अंदर अगर टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है तो वो ऑटोमेटिकली, या डुप्लीकेट रॉज है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। फॉर सपोज मेरे पास टाइटल और रेटिंग के अंदर 2 बार इंसेप्शन के नाम की मूवी है विद द सेम रेटिंग 9, तो अब मैं जब उसको कॉल करूंगा ना यूजिंग हमारे पास पाई प्रोजेक्शन, तो जो यहाँ पर अगर इंसेप्शन का वापस से सामने रॉ बनी हुई है वो रॉ कैंसिल होके आएगी, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पास ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे पास प्रोजेक्शन का। अब प्रोजेक्शन के बाद आया था यूनियन। व्हाट इज यूनियन? तो यूनियन हमारे पास जैसे हम मैथ्स में करते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 2 सेट्स होंगे ए बी, मतलब लाइक सेट ए के अंदर हमारे पास 1 से लेकर 3 तक वैल्यूज हैं, और सेट बी के अंदर हमारे पास 1 से लेकर 4 तक वैल्यूज है, ठीक है। ये 2 वैल्यूज है, हमारे पास 2 सेट है, ठीक है। अब इन सेट के बीच में हम जब यूनियन लगाते थे तो हम क्या करते थे, हम इन सबको मिला के लिख देते थे। मीन्स अगर इनके अंदर जो वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है हम उनको रिमूव करते थे, एक बार लिखते थे सेम वैल्यूज को, और जो डिफरेंट नई वैल्यूज आ रही होती थी उनको लास्ट में ऐड कर देते थे। कुछ ऐसा ही हम सेट बना देते थे 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से हमारे पास का आंसर आ जाता था, ठीक है। तो हमारे पास जो बूलियन अलजेब्रा जो हमारे पास है, रिलेशनल अलजेब्रा, उसके अंदर हमारे पास क्या सिस्टम है, उसके अंदर भी हमारे पास यही सिस्टम है कि यूनियन के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, हम 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं, दोनों के रॉज जो डुप्लीकेट हो रहे हैं उनको माइनस करके जो अलग अलग है उनको साथ लिख रहे होते हैं। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। तो कंबाइन टपल्स फ्रॉम 2 रिलेशन। अच्छा, ये टपल्स का वर्ड बड़ा आप सुनेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। टपल्स क्या है? टपल्स का कुछ मतलब नहीं है, टपल्स बड़े इजी, मतलब टपल्स का मतलब है रॉज, ठीक है। टपल्स का मतलब है रॉज। कभी भी टपल्स का नाम सुने आपको लाइक क्लास में दे दिया जाए या टीचर पूछे यार आपको एग्जाम के अंदर आपने क्या करना है, 2 टपल्स को फाइंड आउट करना है, तो आप टपल्स के हिसाब से आप डर जाएंगे यार टपल्स तो समझाया ही नहीं है। टपल्स का मतलब है रॉस, ठीक है, सिंपल टपल्स का ये मीनिंग है। फिर उसके बाद हमारे पास का सेंटेक्स क्या है कि रिलेशन 1 और रिलेशन 2। रिलेशन 1 मीन्स टेबल का नाम टेबल 1 और टेबल 2 और उनके बीच में यूनियन। अब फॉर सपोज मेरे पास 2 टेबल है, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी। अब स्ट्रीम ए के अंदर हमारे पास एक हसनैन लारिफ के नाम की वैल्यूज है हमारे पास, और स्ट्रीम बी के अंदर अहमद और हसनैन के नाम की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या क्या किया मैंने, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी के बीच में मैंने क्या किया, यूनियन का ऑपरेशन अब परफॉर्म किया यूजिंग दिस प्रोसीजरल
क्यूरी जो रिलेशनल अलजेब्रा हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब जो मेरे पास टेबल आया ना, उसमें क्या हुआ, तीनों की तीनों वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू रिपीट हो रही थी, जैसे हसनैन इसमें भी थी और इसमें भी थी। तो हमने क्या किया, हसनैन को सिर्फ एक बार लिखा, फिर उसके बाद लारेब और अहमद, वो बाकी के जो नेम थे वो भी हमारे पास स्ट्रीम ए में आ गए। अच्छा, इसमें एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप तो यहाँ पर सोचेंगे यार स्ट्रीम ए था और स्ट्रीम बी था, कॉलम का नाम स्ट्रीम ए क्यों आया, स्ट्रीम बी क्यों नहीं आया? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास हमेशा फर्स्ट वाले कॉलम का नाम आता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप यूनियन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट वाले कॉलम का नाम आएगा, जो कॉलम नेम होगा, और जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो हट जाएंगी, और जो अलग अलग होंगी वो साथ मिलकर सारी हमारे पास इवेल्युएट होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है। अच्छा, यूनियन की कुछ सर्टेन कंडीशंस भी है, यूनियन हर जगह परफॉर्म नहीं हो जाता। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की कुछ सर्टेन कंडीशंस है। वो क्या है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। फॉर सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर टेबल है जिसके अंदर 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है और उसके बराबर में 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो यहाँ पर मेरे लिए इशू है, अगर मैं इनके बीच में यूनियन करवाऊंगा तो यूनियन नहीं करवा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल कि यहाँ पर यूनियन हो पाए। ठीक है। फिर सेकंड केस क्या है यार, इसके अलावा कि यूनियन नहीं हो सकता, वहां पर नहीं हो सकता जहां पर डोमेन सेम नहीं है। मतलब फॉर सपोज पहला मेरे पास अगर मैं यूनियन करवा रहा हूँ नंबर्स के अंदर डेटा है, और दूसरा मेरे पास जो डेटा है वो हमारे पास लेटर्स के अंदर है, तो वो भी यूनियन नहीं हो पाएगा, बिकॉज दोनों की डोमेन ही अलग है, डेटा टाइप्स ही अलग है। ठीक है। और डोमेन का मतलब कुछ और भी होता है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर सेम नंबर ऑफ मतलब यहाँ पर भी हमारे पास टेक्स्ट है और यहाँ पर भी टेक्स्ट है, मगर फिर भी हम यूनियन नहीं कर सकते। तो आपको ये एग्जाम्पल भी मैं आगे दिखाऊंगा, वो किस तरीके से होगी उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे केसेस बनाए हुए हैं कि केस नंबर 1, ये जो केस नंबर 1 है ये पॉसिबल है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, बस 2 टेबल्स आपके पास प्रोवाइडेड है। एक टेबल के अंदर कस्टमर नेम है और दूसरे टेबल के अंदर कस्टमर नेम है। ठीक है, दोनों के कॉलम नेम्स ही सेम है, दोनों की डेटा टाइप सेम है, एक भी टेक्स्ट दूसरा भी टेक्स्ट में है और दूसरा भी टेक्स्ट में है। ठीक है, तो हमारे पास कैरेक्टर्स के अंदर हमारे पास टेबल गिवन है। तो हमारे पास अब जब इसके अंदर हम यूनियन अप्लाई करेंगे कि ऑनलाइन कस्टमर के टेबल और स्टोर कस्टमर के टेबल के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, यूनियन होकर हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा। लाइक हमारे पास यहाँ पर अली, आमना, अहमद और आमना, आमना वाली वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो रही थी, उसको डुप्लीकेट उसने हटाया, अली लेके आ गया, आमना लेके आया एंड अहमद लेके आया, तो वो मेरे पास पूरा कंप्लीट टेबल बन के आ गया, कस्टमर टेबल। और पहले कौन से टेबल का नाम लिखा इसने, कस्टमर टेबल का नाम लिखा। जैसे मैंने आपको बताया था यूनियन जब भी होगा तो पहले फर्स्ट वाले जो कॉलम है उसका नेम आएगा। ठीक है, आउटपुट के अंदर। केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 के अंदर होता है हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम्स। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था ना, उन सबके मैंने केसेस बनाए हुए हैं। एक्स्ट्रा कॉलम किस सेंस में कि हमारे पास फॉर सपोज यहाँ पर एक टेबल है जिसके अंदर सिंपल एक कॉलम है और 2 रोज है। अब दूसरा कॉलम है उसके अंदर 2 कॉलम्स है और 2 रोज है, तो कॉलम्स की मिकदार वो बढ़ गई है। तो अगर जब मैं इसके बीच में यूनियन करूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टेबल के अंदर एक कॉलम है, दूसरे टेबल के अंदर 2 कॉलम है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉलम 3, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या है, डेटा टाइप डिफरेंट। मतलब कैसे डेटा टाइप डिफरेंट, फॉर सपोज पहला टेबल है उसके अंदर प्राइस मेंशन है, 500 700 प्राइसेस हैं। सेकंड टेबल के अंदर हमारे पास उस प्राइसेस टेबल का कॉलम का नाम सेम है, इसका नाम भी प्राइस, इसका नाम भी प्राइस है, मगर क्या है डेटा टाइप अलग है, डिफरेंट है। उसमें लैपटॉप है, माउस है, मींस कैरेक्टर के अंदर डेटा है, इसमें नंबर्स के अंदर डेटा है। तो क्या यूनियन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसमें भी यूनियन हम नहीं कर सकते, बिकॉज एक इंटीजर में एक स्ट्रिंग में, तो पॉसिबल ही नहीं है, डेटा डिसमैच है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास केस नंबर 4, जिसके अंदर हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, अब कैसे डोमेन देखें, इसके जो कॉलम है उसका नाम भी सेम है, नेम नेम, और पहले के जो नेम के अंदर है लाइक अली और सारा, 2 नेम है हमारे पास। ठीक है, और दूसरे के नेम के अंदर हमारे पास कराची और लाहौर, मतलब इस नेम के अंदर सिटीज के नेम है और उसके अंदर हमारे पास पर्सन के नेम है तो नेम, दोनों में नेम्स है, और है भी डेटा स्ट्रिंग के अंदर, दोनों के अंदर स्ट्रिंग के अंदर मींस कैरेक्टर्स के अंदर डेटा है। तो अगर इनके बीच में यूनियन निकाले तो क्या निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकल सकता, बिकॉज डेटा टाइप सेम है मगर डोमेन चेंज है। डोमेन का यही मतलब था जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको आगे क्लियर हो जाएगा, दैट इज डोमेन। कि अगर फॉर सपोज मेरे पास सिटी नेम भले कैरेक्टर्स के अंदर है और नेम्स भी मेरे पास कैरेक्टर्स के अंदर है, मगर डोमेन अलग अलग है ना यार, मैं अपने नाम को सिटी नेम के साथ कैसे यूनियन करवा सकता हूँ? डिफरेंट कैटेगरीज है। ओके, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। तो ये कुछ 4 केसेस थे जो मैंने आपको बता दिए, जो किस तरीके से हमारे पास यूनियन पॉसिबल है या यूनियन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये चारों की 4 कंडीशन हमारे पास इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई होती हैं, तो आपको उसके ऊपर भी इस बेस को याद रखना है। सो आफ्टर दैट हमारे पास हमारा जो 4th वन है दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है।
सेम टू सेम हमारे पास जैसे यूनियन अप्लाई होता है वैसे इंटरसेक्शन अप्लाई होता है हमारे पास। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वही रूल्स है जो यूनियन के लिए थे। हमारे पास यहाँ पर जो सिंबल यूज होता है वो कुछ इस तरीके से एन का होता है। अच्छा, इंटरसेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यूनियन में हम वैल्यू सारी मिला के लिख देते हैं दोनों टेबल्स की। इंटरसेक्शन में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं, जो सेम वैल्यूज होती हैं, जो मैच कर रही होती हैं, सिर्फ हम उनको रखते हैं और बाकी सबको कैंसिल कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। सिंपल इज दैट। तो यहाँ पर आपके सामने दो टेबल्स दिख रहे हैं, टेबल ए एंड टेबल बी। ठीक है, टेबल ए के अंदर हमारे पास क्या है, अली, हसनैन, अहमद और आमना के नाम के हमारे पास वैल्यूज है। टेबल बी के अंदर क्या है, हसनैन, अहमद और बिलाल के नाम की वैल्यूज है। अच्छा, इन दोनों में कौन सी कॉमन वैल्यूज दिख रही है आपको, हसनैन और अहमद। अब ये दोनों कॉमन वैल्यूज है तो पहले हम इसकी क्यूरी लिख रहे थे कि ऑनलाइन बायर्स का टेबल है हमारे पास और दूसरा क्या है, डिस्काउंटेड यूजर्स का टेबल है। ठीक है, इनके बीच में क्या करना चाह रहा हूँ, इंटरसेक्शन करना चाह रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन का मैंने सिंबल लगा दिया। अब हसनैन और अहमद ये दोनों नेम सेम थे, कॉमन थे, तो दोनों हमारे पास आ गए एज अ इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन में बाकी केसेस क्या है, अच्छा इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, डोमेन सेम होनी चाहिए, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। भले कॉलम के नाम चेंज हो जाए मगर डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, डोमेन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम इंटरसेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेट डिफरेंस। अब सेट डिफरेंस क्या चीज है, अच्छा ये सेट डिफरेंस हमारे पास माइनस की तरह वर्क करता है। ये माइनस क्या होता है हमारे पास, इसके ऊपर बात करते हैं। रिटर्न द टपल्स प्रेजेंट इन फर्स्ट रिलेशन बट नॉट इन द सेकंड रिलेशन। अच्छा, ये करता क्या है, हमारे पास ये दो टेबल्स के ऊपर अप्लाई हो, किस तरीके से हम उसको करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो टेबल्स है। ठीक है, फर्स्ट वन रिलेशन फर्स्ट एंड रिलेशन सेकंड। रिलेशन का मतलब क्या, टेबल। तो इसका सेंटेक्स यही कि रिलेशन वन को माइनस करें रिलेशन टू के साथ। तो अब जब हम रिलेशन वन को माइनस करते हैं रिलेशन टू के साथ, तो अब देखें इसके अंदर वैल्यूज क्या है हमारे पास, हसनैन, शहूद, बुरान एंड लारिफ। तो ये हमारे पास कुछ प्रीमियम यूजर का टेबल है और ये हमारे पास एक्टिव यूजर का टेबल है। ठीक है, तो ये करता क्या है, जो हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा ना, फर्स्ट कॉलम, उसके अंदर जो सेम वैल्यूज होंगी जो सेकंड कॉलम के अंदर आ रही होंगी उसको माइनस कर देगा, और जो फर्स्ट कॉलम में बची हुई वैल्यूज होंगी वो हमारे पास आंसर आ जाएंगी। कैसे, वापस से समझते हैं इसको। देखें, प्रीमियम यूजर का टेबल है, उसके अंदर नेम है हसनैन। अब हसनैन इसके इस टेबल के अंदर नहीं है, सही है, ओके। अब आपको शहूद इस टेबल में दिख रहा है, बुरहान इस टेबल में दिख रहा है, लारेब इस टेबल में नहीं है। तो ये दो वैल्यूज हैं जो हमारे पास प्रीमियम यूजर की कैटेगरीज के अंदर है, मतलब टेबल के अंदर है, और एक्टिव यूजर के टेबल के अंदर नहीं है। तो जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, जो फर्स्ट वाला टेबल होगा, ये आप याद रखिएगा, जो फर्स्ट वाला टेबल होगा उसके अंदर जो बची हुई वैल्यूज होंगी जो सेम नहीं होंगी, ठीक है, वो हमारे पास एज अ आंसर आ जाएंगी, और जो सेम होंगी वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। मींस यहाँ पर शहूद भी माइनस हो जाएगा, बुरहान भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, अगर फोर सपोज मैं इस टेबल को स्वैप करूं, ठीक है, मतलब ये वाला टेबल मैं ऐसे कर लूं कि ये वाला टेबल को यहाँ पर लेके आ जाओ, ये वाला टेबल को यहाँ पर लेके आ जाओ, मतलब इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर लेके आ जाओ। अब मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है, इसके अंदर से ना यूजर्स को लाइक माइनस करना है, तो ये जो फर्स्ट टेबल के अंदर आप सेम वैल्यूज होंगी, अब ये तो सेम सेम वैल्यूज हैं, तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, हम माइनस कर रहे हैं, सेम वैल्यूज है तो पहले वाले टेबल के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, बिकॉज हमारे पास दोनों में वैल्यूज सेम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम टेबल को आगे पीछे करें तब रिजल्ट चेंज हो जाए, रिजल्ट वही आएगा, बिकॉज वहां पर वैल्यूज रिपीट हो रही है। अगर यहाँ पर दूसरी वैल्यू होती है मेरे पास नीचे कुछ और, तो वो मेरे आउटपुट में आ जाती है, अगर ये वैल्यूज सच में भी आ रही है तो माइनस में ये वैल्यूज कट हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो इसकी क्वेरी थी, वो क्वेरी का मैंने आपको समझा दिया। सेट डिफरेंस के अंदर क्या करना होता है, हमारे पास खाली माइनस का साइन लगाना होता है और टेबल रिलेशन वन का नाम लिखना है एंड रिलेशन टू का नाम लिखना है। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, अच्छा ये मल्टीप्लाई है, मगर मल्टीप्लाई किसके बीच में, दो टेबल्स के बीच में, उसको समझते हैं हम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें समझना है, बड़े आसान से, याद करने की जरूरत नहीं है, समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें जब हमें दो टेबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो हम इसमें दो फॉर्मूलाज हैं, पहला रॉज के लिए, दूसरा कॉलम के लिए। हमारे पास जितने नंबर ऑफ रॉज फर्स्ट टेबल के अंदर होंगे और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स रॉज दूसरे टेबल के अंदर होंगे, तो उन दोनों को बीच में आपसे मल्टीप्लाई करना है। फॉर सपोज टेबल के अंदर हमारे पास 3 रॉज हैं, कितनी रॉज है, 1 2 एंड 3। अब इस टेबल के अंदर भी 3 रॉज है, तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास टोटल रॉज कितनी आ जाएंगी, टोटल रॉज आ जाएंगी मेरे पास 3 3 9, तो 9 मेरे पास रॉज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब मुझे पता चल जाएगा यार, मैं जो नया टेबल बनाना चाहूंगा ना, मतलब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट किस में आएगा, टेबल में आएगा, तो टेबल हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था तो मल्टीप्लाई का रॉज के लिए। कॉलम्स के लिए क्या, कॉलम्स के लिए सिंपल प्लस करना है,
फॉर सपोज आपके पास यहाँ पर 2 कॉलम्स है, कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है, और यहाँ पर सिंपल 1 कॉलम है। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करूँ तो ये प्लस हो जाएंगे, और 3 कॉलम हमारे पास में, 3 कॉलम के अंदर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि आंसर किस तरीके से आएगा। रॉज में हमेशा मल्टीप्लाई होगा, कॉलम से हमेशा प्लस होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका टेबल जो होगा वो किस तरीके से इंक्रीज होगा वो आपको समझ में आ जाएगी। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक कस्टमर का टेबल है और दूसरा कूपन कोड का लाइक एक तरीके से टेबल है। कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास 2 CIDs हैं, 2 कस्टमर IDs, और नेम हमारे पास है इब्राहिम और आयशा। ठीक है, तो 2 हमारे पास रॉज है। अब हमने बता दिया रॉज तो 2 हैं और कॉलम 2 हैं। तो दूसरे टेबल में क्या सिस्टम है? दूसरे टेबल के अंदर जो सिस्टम है वो, जो हमारे पास रॉज है वो 3 है, कॉलम 1 है। तो हमने अभी देखा था कि रॉस फाइंड करने का फॉर्मूला, मतलब इसका आंसर निकालने जा रहा हूँ। तो आंसर निकालने जा रहा हूँ तो हमारे पास जो मैंने आपको कहा टेबल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज कैसे होगा, उस बात को कैसे समझेंगे? उस बात को इस तरीके से समझेंगे कि हमने बोल दिया यार इसका नंबर ऑफ जो रॉज है वो यहाँ पर 2 है, फर्स्ट वाले टेबल का, यहाँ पर 2 है, सेकंड वाले टेबल का कितना है? 3। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जो रॉज आएंगे वो क्या आ जाएंगे? 2 3 6। तो 6 रॉज आ जाएंगे हमारे पास इस टेबल में। चलो रॉज का बचल गया, कॉलम का फाइंड आउट करते हैं। कॉलम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 कॉलम्स बनेंगे, कॉलम्स में हमेशा प्लस होगा। अब जब हमसे क्यूरी अप्लाई करेंगे एक कस्टमर मल्टीप्लाई बाय कूपन, तो आप यहाँ पर देखें बस 1 2 3 4 5 6 रॉज आ गई, और बाकी कॉलम कितने? 3 आ गए। अच्छा, अब ये समझ में तो आ गया, रॉज और कॉलम का कॉन्सेप्ट तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, मगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कैसे किया ये तो समझ में ही नहीं आया। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पहली जो वैल्यू थी CID की, CID 1 जो थी इब्राहिम। ठीक है, हमें क्या करना है, इब्राहिम को, इस इब्राहिम वाली रॉ को, इसको पूरी रॉ को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं क्या करूंगा, इब्राहिम वाली जो रॉ है इस रॉ को मैं 3 बार लिखूंगा शुरू में। C1 ID को लिखा इब्राहिम, C1 ID इब्राहिम, C1 ID इब्राहिम। बाकी जो इस, इनके जो 3 रॉज थी, इस कॉलम के अंदर जो कोड नंबर का कॉलम था, इनकी जो 3 रॉज थी वो मैं इब्राहिम की 3 रॉज के साथ लिख दूंगा। तो इब्राहिम देखें हमारे पास इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। अब सेकंड जो हमारे पास रॉ का डेटा है दैट इज आयशा। ठीक है, तो आयशा के नाम का जो हमारे पास CID थी उसको मैं पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। लाइक पहले D1 से होगा, D10 एंड देन E20 एंड F30। ठीक है, तो कूपन कोड हर किसी से मल्टीप्लाई होगा। तो जितने आपके पास नंबर ऑफ यहाँ पर रॉज होंगे वो उन नंबर ऑफ रॉज के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला टेबल होगा, उसका डेटा ही रिपीट कर रहा होगा और सेकंड वाले का भी रिपीट करेगा, बिकॉज दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा है। फॉर्मूला आपने याद रखना है, कॉलम की जब हम बात करेंगे प्लस होगा, जब रॉस की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। दैट्स इट, ये हमारे पास था कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट एक आ जाता है हमारे पास, दैट इज रीनेम ऑपरेटर। रीनेम ऑपरेटर जिसको हम रॉ भी कहते हैं, फिजिक्स में हमने इस सिंबल को पढ़ा था, ये कुछ पी जैसा दिखता है मगर ये पी है नहीं, इसको हम रॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए काम आता है देखें, इसका नाम है रीनेम ऑपरेटर। ये एक तरीके से हमारा ड्राइव ऑपरेटर है। ये बेसिक और फंडामेंटल में नहीं आता, कार्टेशियन नहीं हमारे पास बेसिक या फंडामेंटल में नहीं आता, ड्राइव में आता है। तो ये बेसिक हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास रीनेम ऑपरेटर का काम ये होता है कि हमारे पास कोई भी टेबल जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ उसको मैं टेम्परेरी तौर पर अपनी मेमोरी के अंदर सेव नहीं करवाऊंगा, टेम्परेरी तौर पर अपनी मेमोरी के अंदर रीनेम कर सकता हूँ। मतलब उस टेबल की कॉपी बना सकता हूँ, परमानेंट नहीं बनेगी, टेम्परेरी तौर पर जब मुझे इसको ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, जैसे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया वो जो मेमोरी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, अब वो समझते कैसे, हमारे पास फॉर सपोज हमने जब पाइथन या जावा वगैरह पढ़ी तो हमने उसमें एलियासिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, कोई मेरे पास एक मॉड्यूल का नाम है, जैसे मेरे पास मॉड्यूल है, एक पैकेज है, तो मैंने कहा पैकेज 1 है। अब पैकेज 1 बहुत बड़ा नाम है, तो अगर मैं इसको एलियासिंग दे दी पैकेज 1 को, कि पैकेज 1 का जो अब से नाम है वो एज करके मैंने रख दिया P1। ठीक है, मतलब उस नाम को मैंने शॉर्ट बना दिया, उसके अंदर एलियासिंग कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो वो रीनेम हो गया। तो एक तरीके से हमने क्या किया, जो ये मैंने एलियासिंग प्रोवाइड की है तो ये हमारे पास रीनेम ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। कैसे समझते हैं, हमारे पास यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है दैट इज फूड डिलीवरी कस्टमर टेबल। ठीक है, इसके अंदर क्या, कस्टमर की ID है हमारे पास और कस्टमर के नेम है दैट इज अली एंड हसनैन। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर सपोज इस कस्टमर का एक और टेबल बनाना है, या इस कस्टमर के टेबल के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करना है। फॉर सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ऊपर पढ़ा है, वो अप्लाई करना है। तो अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करना है तो आपको पता है मैं क्या करूंगा, रिलेशन का नाम लिखूंगा। तो रिलेशन का मेरे पास जो नाम है फूड डिलीवरी, जो मेरे पास टेबल का नाम है, समझ ले मैं लिख देता हूँ फूड डिलीवरी कस्टमर टेबल, मल्टीप्लाई का साइन, और वापस लिखूंगा फूड डिलीवरी कस्टमर टेबल। इससे क्या हो रहा है, इससे कंफ्यूजन पैदा हो रही है।
ठीक है, कंफ्यूजन किस सेंस में हो रही है कि यार बार बार उस टेबल का नाम आ रहा है, मैं उसी टेबल के अंदर अगर मैं रिलेशन बना रहा हूँ या उसी टेबल के अंदर मैं कोई चीज परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आता है रीनेम का कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, हम एक अदद रॉ का साइन लगाएंगे फॉर रीनेम, और जो टेम्परेरी नेम मैं देना चाह रहा हूँ अपने टेबल को, तो मैंने अपने टेबल को यहाँ नाम दे दिया कस्टमर फूड डिलीवरी से कस्ट, ठीक है। और जो ये कस्ट का जो मैंने इसको शॉर्ट नेम दिया, और उसके बाद हमें बताना है ये शॉर्ट नेम तो आ गया, मगर शॉर्ट नेम को आपने किसके नेम पे रखा है, मतलब कौन सा असली टेबल है, कौन सा आपका असली रिलेशन है। तो असली रिलेशन मेरे पास क्या था, फूड डिलीवरी कस्टमर। तो फूड डिलीवरी कस्टमर का मैंने एलियासिंग अप्लाई कर दिया कस्ट। अब मैं जब कस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास मैंने इसका नाम रख दिया है, तो शुरू में आगे क्या कर सकता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाऊंगा, और शुरू में इस टेबल का, जैसे हमारे पास टेबल का नाम है, तो सेम इस टेबल का मैं नाम यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है। अब मैं जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास देखें डिफरेंस आ गया। अब इस टेबल का नाम यहाँ पर फूड डिलीवरी है, मगर इस टेबल का नाम हमने एलियासिंग करके यहाँ पर कस्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर टेम्परेरी मेमोरी में थोड़ी देर के लिए वो टेबल स्टोर हो जाएगा, मगर आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, खाली टेबल का नाम नहीं चेंज कर सकते हम इसके अंदर कॉलम्स का भी नाम चेंज कर सकते हैं। सेकंड केस कि फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पर अमाउंट का कॉलम है, अब अमाउंट के कॉलम का मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, या कोई भी कॉलम है मेरे पास, उसका नाम मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इजीली मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम उसी टेबल का नाम रखें, उसी कॉलम का नाम रखें, जो मुझे चेंज करना है, ठीक है, वो मैं इजीली कर सकता हूँ। चले, फिर उसके बाद सेकंड आफ्टर दैट हमारे पास ये इसकी क्यूरी है, रॉ का साइन हमारे पास न्यू सेल्स हमारे टेबल का नाम था। टेबल के अंदर क्या थी, प्रोडक्ट आईडी और प्राइस थी। ठीक है, मैंने कहा यार प्रोडक्ट आईडी और जो प्राइस है वो हमारे पास जो है उसका नाम चेंज कर दो, तो नाम चेंज कर दिया हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद उस नाम को उसने रख दिया सेल्स। ठीक है, नया नाम मिल गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अदर देन दिस, के हमारे पास जब भी हम 2 बार टेबल को मल्टीप्लाई करें, आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि यार यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम टेबल विद इट सेल्फ, तो वहां पर आपके पास रॉ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, ताकि हम रीनेमिंग करें उस टेबल की और आपस में आराम से कार्टेशियन प्रोडक्ट या सेट डिफरेंस निकालना है, या कोई भी चीज अप्लाई करनी है, या यूनियन अप्लाई करना है, उसी टेबल के साथ यूनियन अप्लाई करना है। तो टेबल का नाम चेंज कर लिया, तो उससे क्या हो, एक प्रोफेशनल वाई भी मिल गई, और टेबल का नाम भी चेंज हो गया, और हमारे पास इजीली समझ में भी आ गया। अब फोर सपोज यहाँ पर आपके पास अपने टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है, और एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए अली हसनैन अहमद, और सुपरवाइजर आईडी भी लिखी हुई है। अच्छा, ये एम्प्लॉय भी है, इसमें एम्प्लॉय भी है, इसमें सुपरवाइजर्स भी है। अब क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार इनमें से कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जो सुपरवाइजर है, तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास सुपरवाइजर आ जाएंगे। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, मतलब ये जो टेबल है पहली बार जब आया, तो उसका टेबल का नाम मैंने रख लिया एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, जब सेकंड टाइम आया, इस टेबल का मैंने नाम क्या रख दिया, एम्प्लॉय टेबल 2। तो उससे जब मैं कंपेयर करूंगा, टेबल सेम है, इसकी कॉपी समझ लिया मेरे पास रैम के अंदर, मेरे पास बन गई इसी की कॉपी। ठीक है, मगर कुछ टाइम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पता कर सकता हूँ यार यहाँ पर 2 हमारे पास एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि हसनैन और अली है, जो एम्प्लॉय तो हैं मगर साथ में वो सुपरवाइजर भी हैं। ठीक है, और अहमद नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर फाइल रिनेमिंग का इस्तेमाल होता है, रिनेमिंग इन रिलेशनल अलजबरा। ठीक है, तो ये इसकी क्वेरी है, आप रॉ लगाएं, अपने टेबल का नाम, मतलब जो जो आपने एलियासिंग रखनी है, ठीक है, एलियासिंग रखें और अपने रिलेशन का नाम लिखें। और ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि कुछ अलग डिफरेंट टेबल था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसमें एलियासिंग जो हुई है वो लास्ट में हुई है, किस में हुई है, लास्ट में हुई है। मतलब हमारे पास जो टेबल का नाम था, वो टेबल का नाम क्या था, न्यू सेल्स हमारे पास टेबल का नाम था। ठीक है, हमने बोला न्यू सेल्स टेबल का नाम है हमारे, और उसके अंदर जो हमने कहा कि ये कॉलम है, उसकी नई एलियासिंग आपने रखनी है सेल्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था हमारे रॉ का। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल अलजबरा इन DBMS। सो होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।